गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी मस्ती के साथ आप सब अपने बोर्ड की तैयारी को एकदम दुरुस्ती के साथ एकदम लग के मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो आज का सेशन है बेटा वो बेसिकली किस पे है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अलावा हमने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया है। अब दो तीन कॉन्सेप्ट और बचे हैं बेटा, इनके बारे में आज बात करते हैं और चैप्टर को यहीं पे डिफिनीशन यानी थ्योरेटिकल पोर्शंस को यहीं पे खत्म करेंगे। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलेंगे, ताकि जो अब आने वाला जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न होगा बेटा वो किस पे होगा बेटा? क्वेश्चन पे होंगे कि भाई हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज क्या होंगे, इन सब के कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा बेटा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो हमारा हेडिंग है बेटा, इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी होगी और इसके बाद हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं? परासरण दाब। ठीक है। अब अगर आपसे बेटा कोई डिफिनीशन पूछ ले कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, movement of solvent, movement of solvent from low concentration to high concentration। क्या कहा गया बेटा? मूवमेंट ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब कहा यह जा रहा है बेटा कि ऑस्मोसिस आप किसे कह रहे हो? कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से। कि किसे कह रहे हो बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन परासरण है या परासरण कहलाता है। ठीक है। अब ये कहा गया कि लो कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन। अब इस चीज को कैसे समझेंगे बेटा? आपने देखा होगा किशमिश, आपने देखा होगा किशमिश। किशमिश क्या है भाई? कि जैसे आप पानी में डालते हो तो कुछ समय के बाद किशमिश फूल आती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो पानी है वो किशमिश क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और किशमिश की जो लेयर है ना वो किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये की कंडीशन है। अब यहाँ पे बेटा दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे समझे, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो द प्रेशर exerted due to osmosis, exerted due to osmosis। क्या इसे कहेंगे बेटा? परासरण पर लगने वाला दाब। परासरण पर लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। अब बेटा ये जो परासरण दाब है ना, परासरण दाब को हम लोग क्या किससे इंडिकेट करते हैं? परासरण दाब को किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? मैंने क्या ऑस्मिक लिखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा जब इसकी बात करते हैं, इसे किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से। किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से। लेकिन ये पाई के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण।
वो क्या कहता है बेटा कि पीवी इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब इसी के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, क्या ले लेंगे कि भाई पीवी इक्वल टू क्या था? एन आर टी। अगर हम पी को अलग कर लें और इधर कर दें एन आर टी बाई वी। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि आर एंड टी ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। तब यहां से क्या बना कि P इक्वल टू एन बाई वी और इधर क्या हो जाएगा? आर टी। अगर भाई P को हम किससे इंडिकेट करें? पाई से, तो एन बाई, अब यहां से क्या बन गया? एन बाई वी आर टी, एक कंडीशन। अब अगर हम बात करें एन बाई वी, तो ये किसको इंडिकेट करता है? कंसंट्रेशन यानी सी को, सांद्रता को। ये किसको इंडिकेट करता है? सांद्रता, कंसंट्रेशन को। तब यहां से क्या बन गया कि भाई पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या बन गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूला होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जनरल कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें कि भाई पाई इक्वल टू क्या आ गया? सी आर टी आ गया। अगर हम यही नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट से चल दें, किससे चल दें बेटा? नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट से, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाई पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिलोम परासरण। जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे बस एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। यानी सब कुछ सिमिलर है परासरण की तरह, लेकिन बस क्या होगा बेटा? जो सॉल्वेंट यानी जो विलायक कहां से जा रहा था? लो कंसंट्रेशन टू हाई, अब यहां पे उल्टा हो जाएगा। ये कहां से जाएगा? हाई टू लो। कहां जाने लगेगा बेटा? हाई टू लो, यानी उच्च से कहां जाने लगेगा? निम्न। अब बेटा इसका यूज कहां करते हैं? बस ये आपको ध्यान देना है। इसके यूज के बारे में, उपयोग के बारे में आपको ध्यान देना होगा। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं जल के शुद्धिकरण में या जल के शोधन में। किसमें करते हैं बेटा? जल के शोधन में, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब एक बात आपने सुना होगा बेटा, आरओ वाटर। क्या सुना होगा? आरओ वाटर। तो आरओ वर्ड कैसे आया? रिवर्स से आर आया, ऑस्मोसिस से ओ आया, तो क्या बन गया? आरओ। तो आरओ वाटर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा वाटर जो किस प्रोसेस से हमें मिले? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो ऐसे वाटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? आरओ वाटर कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो यहां पे एबनॉर्मल मोलर मास के कंडीशन आते हैं और साथ में कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, जैसे आपका क्या आता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्या आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा क्या आता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब पहले इन सब कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे क्या समझना है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए। दूसरा क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक। अब अगर बेटा ये कहा जाए, इसे कहते हैं बेटा उच्च सांद्रीय विलयन। ठीक है। इसे निम्न सांद्रीय विलयन, और इसे समसांद्री या समपरासरी विलयन भी कहा जाता है। उच्च सांद्र परासरी, निम्न परासरी विलयन भी कहा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसे ऐसे याद रखिएगा। यानी ये इसका दूसरा नाम आप क्या सुनेंगे? निम्न परासरी। ठीक है। और इसका क्या होगा? उच्च परासरी।
तो ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें क्या है, जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो किससे हो ज्यादा हो जाए बेटा, कि भाई वो ज्यादा हो जाए सॉल्वेंट से, यानी सोल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सोल्यूट इज लेसर देन सॉल्वेंट, और इसमें क्या होगा कि सोल्यूट इज इक्वल विथ सॉल्वेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि विलेय किससे ज्यादा हो जा रहा है, विलायक से। ठीक है, यहां पे विलेय किससे कम हो जा रहा है, विलायक से, और यहां पर विलेय विलायक क्या है, समान है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग किस में समझ लेते हैं, समपराश्रयी। यानी अगर आप ऐसी कंडीशन में देखें तो क्या होगा कि भाई विलेय विलायक अब जो ज्यादा है उससे कम वाले की तरफ जाना है, तो विलेय से विलायक जाएगा। यहां क्या होगा, विलायक किधर जाएगा, विलेय के पास, और यहां पे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर होने पे हम लोग एक कंडीशन बात करते हैं, इक्विलिब्रियम। किस कंडीशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। क्या कहते हैं बेटा, साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। यानी ये इस समय ये क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, बाकी इन दोनों में क्या होगा, मूवमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है बेटा, इसके बाद यहां पे एक लास्ट टॉपिक बचता है, और वो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बेटा आपसे बहुत पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, वांट हाफ फैक्टर। क्या होता है बेटा, वांट हाफ फैक्टर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर ही कहिए, या गुणांक कहते हैं, फैक्टर या गुणांक कहा जाता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। अब वांट हाफ फैक्टर कैसे होता है बेटा, इसके लिए कैसे कहा गया, तो भाई इसमें ध्यान देना है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और उसका जो नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है, वांट हाफ फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसके लिए बेटा, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा, किसके लिए है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए होता है। फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द वैल्यू ऑफ, द रेशियो वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द रेशियो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड, किस लिए कहा गया बेटा, ऑब्जर्व्ड, जिसे आप क्या कह सकते हो, एक्सपेरिमेंटल। क्या कहोगे आप, एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू is called as want half factor, is called as want half factor। अब कहा क्या गया कि किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म के लिए प्रायोगिक एवं गणितीय मान अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। तो वांट हाफ गुणांक किसे कह रहे हो भाई, कि जो एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्या कह रहे हो, एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड। अब तब इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, वांट हाफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड यानी बेटा यहां पे हमें किसके लिए बात करना है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक, अपॉन किसके लिए बात करना है बेटा, कैलकुलेटेड, ठीक।
यानी अब अगर हम इसे किससे डिनोट कर दें, आई से, क्योंकि इसे किससे डिनोट किया जाता है, आई से, तब क्या हो जाएगा कि आई बराबर, अब यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि प्रायोगिक बटा गणितीय। क्या लिखेंगे बेटा, प्रायोगिक बटा गणितीय। अब कहा किसके लिए जा रहा है बेटा, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है बेटा, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जब हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही था। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है। अब जब आप इसकी बात करते हो तो ये बताओ, जब आप वाष्प दाब निकालते हो तो आप क्या करते हो कि भाई इसमें जनरली क्या कर दोगे कि आई बराबर डेल्टा पी, यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, ऑब्जर्व्ड, ऐसे, अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, क्या लिख देंगे, डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड। ऐसे ही बेटा आप कोई भी फैक्टर लोगे, जैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो तो आई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी, और किसके लिए बेटा, बॉइलिंग के लिए होगा, तो यहां बी लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी। अब ये किसके लिए बेटा, ऑब्जर्व, और ये किसके लिए, कैलकुलेटेड। ऐसे ही बेटा जब आप थर्ड वन बात करोगे किसके लिए, फ्रीजिंग के लिए, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, सिमिलर प्रॉपर्टीज ही लेनी है बेटा, ऑब्जर्व अपॉन ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड। ऐसे ही बेटा जब आप किसके लिए बात करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो पाई ये क्या होगा, ऑब्जर्व अपॉन ये पाई ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड। अब यहां पे बेटा ये कंडीशन आपको ध्यान देना है, एक कंडीशन आता है बेटा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए, क्या, मॉलिक्यूलर मास के लिए जब आप बात करते हो तो आई इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है बेटा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे, अब बेटा ध्यान ये देना है कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है और उसका किसके साथ अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड के साथ। ये जरूर ध्यान देना कि अब नॉर्मली आप उल्टा करते थे, यहां पे उल्टा हो रहा है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तब जब आप इसको लेंगे बेटा तब क्या हो जाएगा कि जब आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो एनएमएम, तब ये क्या जा रहा है कि आई इंटू ओ एम एम। अब एनएमएम का मतलब क्या है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और ओ एम एम का मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो कंडीशन है बेटा किसके लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, वन हाफ फैक्टर्स का, ये उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बेटा आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आप सबसे क्या बात कर लिया कि हर एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया है। एक बार मैं सारे कॉन्सेप्ट से बात करता हूं। बेटा मैंने आपसे सोल्यूशन बात किया, जिसमें मैंने आपसे क्या इसके बारे में क्या बात किया, टाइप्स के बारे में बात किया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने इसका दूसरा जो नेचर था, हमने इसके बारे में क्या बात किया, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लिया था। किसके बारे में बात किया था, सॉल्युबिलिटी, जिसमें मैंने बेटा आपसे तीन तरीके की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था, सॉलिड, लिक्विड, पहला क्या था बेटा सॉलिड लिक्विड, दूसरा क्या था गैस लिक्विड, और तीसरा जो हमारा था वो क्या था, लिक्विड लिक्विड। ये तीन ऐसे पैटर्न थे जो सॉल्युबिलिटी से थे, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने आपसे बात किया था हेनरी लॉ के बारे में। किसके बारे में बात किया था, हेनरी लॉ। फिर हमने किसके बारे में बात किया, राउल्ट्स लॉ के बारे में। और राउल्ट्स लॉ में हमने इसके दो पैटर्न या दो टाइप के सोल्यूशन की बात किया। एक हमने बात किया आइडियल सोल्यूशन, और दूसरा हमने किसके बारे में बात किया था, नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है।
अब ये इतने कॉन्सेप्ट किससे थे, राउल्स लॉ के। अभी जिसमें नॉन आइडियल में भी हमने दो तरीके की कंडीशन बात किया था, एक क्या बात किया था, पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा हमने क्या बात किया था, निगेटिव डेविएशन, इसके बारे में बात किया था। इसके बाद बेटा हमने किसके बारे में बात किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसके बारे में बात किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें बेटा मैंने आपसे 4 प्रॉपर्टीज की बात की। क्या क्या बात किया, हमने आपसे बात किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे आरएलपी कहा जाता है। दूसरा मैंने आपसे क्या बात किया था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबीपी कहा जाता है। तीसरा हमने क्या बात किया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डीएफपी कहा जाता है। और चौथा मैंने किसके बारे में बात किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे क्या कहा जाता है, ओपी कहा जाता है। साथ ही साथ बेटा मैंने आपसे इस पैटर्न के साथ मैंने आपसे 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का जो ऑस्मोसिस के बेसिस पे मैंने आपसे बात किया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और लास्ट वन हमने बात किया था किसके बारे में, आइसोटोनिक। ये 3 ऐसे कंडीशंस के बारे में हमने आपसे बात किया। साथ ही साथ मैंने आपसे बेटा यहाँ पे किसके बारे में बात किया, वन टॉप फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात किया, वन टॉप फैक्टर। और साथ ही साथ इसका रोल किसके लिए बेटा, फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ये 2 चीजें आपको रिलेट करके रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपने जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने सारा हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। और बेटा इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, चाहे एमसीक्यू बने, वन वर्ड बने, वेरी शॉर्ट बने, शॉर्ट बने, लॉन्ग बने, उम्मीद करते हैं कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और हर एक कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा आज के सेशन में हमने जितनी भी बातें की, इसके अलावा बेटा अब हमें क्या बात करना होता है कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए ना जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होने चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। तो चलिए अब अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, और अगले सेशन में मुलाकात करेंगे क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे बेटा, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके बोर्ड से ओरिएंटेड होंगे, यानी जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब आपको बेटा खुद से तैयार रहना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, हर एक क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का भी सेशन पिछले सेशनों की तरह अच्छा लगा होगा और आप सब हमारे YouTube चैनल को ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।